उत्तराखंड से संबंधित सभी छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से करंट अफेयर्स का ये सेशन लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि आप लोगों को अभी तक उस अनुरूप नहीं मिल पाया है जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन अब प्रयास है कि वो निरंतरता जो है वो हमारे द्वारा बनाई रखी जाए। और साथ ही साथ क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो चुकी है तो बहुत सारे छात्रों के मुख्य परीक्षा को लेकर कुछ समस्याएं थी, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर बातें थी। तो आपको बता दें कि आप में से कितने छात्र हैं जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन साथ जुड़कर करना चाहते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में, आज के ही कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जिससे कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से संबंधित जो आपके कार्यक्रम हैं वो प्रारंभ किए जाएं, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और इतने दिनों में मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को बेहतर करना, अपनी उत्तर लेखन कला को और ही बेहतर करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। तो इसमें लगातार हमें कार्य करना होगा, लगातार आपको भी जुड़ना होगा, तभी हम चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अवसर है और इस अवसर को हमें 100% भुनाने का प्रयास करना होगा। तो आप में से जो भी छात्र हैं जिनको ये लग रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई कर रहे हो, प्रारंभिक परीक्षा में आप अच्छी स्थिति में हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं और उसी के बाद से मुख्य परीक्षा को लेकर आपके कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत सबसे पहले हम उत्तराखंड राज्य विषय से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े हुए फैक्ट का हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके अब हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। बोला जा रहा है, हाल ही में उत्तराखंड के किस नदी पर बन रहे बांध के कारण लोहारी गांव, याद रखिएगा, लोहारी गांव के लोगों को विस्थापित किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के किस नदी पर बन रहे बांध के कारण लोहारी गांव के लोगों को विस्थापित किया गया है? बताएं वो कौन सी नदी है जिस पर बांध बनाया जा रहा है और जिसके चलते यदि हम बात करें इस गांव के लगभग 66 परिवार थे जिनको विस्थापित होना पड़ा है। और आपको बता दें, यदि हम बात करें ये घटना कहाँ की है तो ये घटना है देहरादून की, और देहरादून के कालसी क्षेत्र की ये घटना है। ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन सी नदी है, नदी कौन सी है जिस पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जिसके चलते ये लोग प्रभावित हुए हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी, गंडक नदी। तो आपको बता दें ये नदी यहाँ पर है यमुना नदी। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। जब बात यमुना की आती है तो आपको पता होगा गंगा तंत्र की सर्वाधिक लंबी नदी है। ये गंगा तंत्र की सर्वाधिक लंबी नदी कही जाती है यमुना को। बंदरपूछ हिमानी से आप कह सकते हो, बंदरपूछ के पास यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और यमुना के बारे में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है इनकी सहायक नदियों के बारे में, और इनकी सहायक नदियां विशेष रूप से जो दक्षिण से आकर मिलती हैं, जिनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। पश्चिम से पूर्व का क्रम, ये क्रम आपको अवश्य याद रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड 1064 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड 1064 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है आपको बताना है। तो बताएं उत्तराखंड 1064 का संबंध किससे है? और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है। उत्तराखंड 1064 का संबंध किससे है आपको बता दें कि यदि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। 53,483 वर्ग किलोमीटर में यदि हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो सिर्फ 7,448 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, यदि इसकी भारत की क्षेत्रफल से इसकी तुलना की जाए तो आपको बता दें इसकी जो कुल क्षेत्रफल है भारत की तुलना में यदि हम बात करें तो 1.63% है। 1.63% है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बात हो रही है उत्तराखंड 1064 की, तो 1064 विशेष रूप से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, इसलिए इसका ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है?
इनमें से किसको राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, आपको बताना है। चलें बताएं, इनमें से किसको राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है? फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से किसको राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है? देखो यहाँ पे जो राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, वो जो यूनिट है, वो जो संस्था स्थान है, उसकी यदि हम बात करें तो ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और जब रुद्रप्रयाग की बात पहुँच ही गए तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह स्थान आपका आता है केदारनाथ धाम। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। और केदारनाथ की जब आप बात करते हो तो आप जानते हो केदारनाथ वन्यजीव विहार भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। चौराबाड़ी का जो ग्लेशियर है वो भी आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है। और भेकताल नामक झील भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसको बताएं, 1971 के शहीदों को समर्पित एक विशेष यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से प्रारंभ हुई है? ये जो शौर्यांजलि यात्रा है, ये किस स्थान से प्रारंभ हुई है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बताएं, ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है? और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो आपको बता दें उत्तराखंड का अस्कोट वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, उसका हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन भी किया गया था उत्तराखंड में। और अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का जो आयोजन था वो हल्द्वानी में किया गया था। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि उत्तराखंड का जो श्रीनगर है, उत्तराखंड का जो श्रीनगर है वो उत्तराखंड का 9वां नगर निगम बना है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है शौर्यांजलि यात्रा की, 1971 के शहीदों को जो समर्पित है, तो ये ऋषिकेश से प्रारंभ हुई थी और ऋषिकेश से ये पठानकोट तक जाएगी। इसको बताएं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है? उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है? आपको बता दें कि इसमें गुजरात पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे केरल था, तीसरे स्थान पर पंजाब था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तराखंड का स्थान क्या था, तो उत्तराखंड का जो स्थान है वो था 5वां। कौन सा स्थान था? उत्तराखंड का स्थान 5वां था, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं हम सब मिलकर, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का भी नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? राकेश कुमार को बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी एक खिलाड़ी को हाल ही में बनाया गया, उनका नाम है ऋषभ पंत, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि जॉर्ज योरेस्ट हाउस, उत्तराखंड में जॉर्ज योरेस्ट हाउस बनाया गया है। और उत्तराखंड में जो जॉर्ज योरेस्ट हाउस बनाया गया है ये मसूरी में बनाया गया है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको बताएं, प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है, आपको बताना है किस जिले की ग्राम पंचायत को। और एक ग्राम पंचायत का नाम है कोठार। कोठार ग्राम सभा है, ठीक है, इसी को चिन्हित किया गया है। तो कोठार ये जो ग्राम सभा है ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपको बताना है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ये कब दिया जाएगा? ये 24 अप्रैल को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 24 अप्रैल को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे बता दें कि 24 अप्रैल को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि 24 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस हम इसी दिन को मनाते हैं और इसी दिन यह पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कौन सा जिला है, तो ये जिला है पौड़ी गढ़वाल। बी विकल्प आपका इसका सही उत्तर है, पौड़ी गढ़वाल ये जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में किस जनजाति के द्वारा हारुल नृत्य किया जाता है? हारुल नृत्य जो है उत्तराखंड के जनजातियों से जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जो हारुल नृत्य करती है, आपको बताना है। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जो हारुल नृत्य करती है? बताएं, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जो हारुल नृत्य करती है?
चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। तो उत्तराखंड की जो जनजाति है जो हारून नृत्य करती है वो है जौनसारी जनजाति। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अब उत्तराखंड से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स थे वो समाप्त हुए। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े हुए फैक्ट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे स्पष्ट हो रहा होगा, बिहार का पहला तैरता फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बिहार का पहला तैरता फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, क्योंकि बिहार के संदर्भ में एक विकल्प और आता है 5वां, इसलिए हमने 5वें की भी बात कर ली है। तो चलिए बताएं इनमें से कौन सा सही होगा। चल, शिवहर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही है। 4 यहाँ पे दिए हैं विकल्प। बिहार का पहला तैरता फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो आपको बताना है कहाँ लगाया जा रहा है। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसके बारे में यदि आपने करंट अफेयर्स आज का देखा होगा बिहार का, तो वहाँ पे भी मैंने बताया है कि ये जो लगाया जा रहा है ये लगाया जा रहा है दरभंगा में। कहाँ पर लगाया जा रहा है? दरभंगा में। अब दरभंगा से जोड़कर एक शब्द बनता है जो इन दिनों चर्चा में है, वो है गर्भभंगा। क्या है? गर्भभंगा। अब ये गर्भभंगा है क्या? इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। गर्भभंगा की यदि हम बात करें तो ये जो गर्भभंगा है ये आरक्षित वन है। क्या है ये? ये आरक्षित वन है। और ये जो गर्भभंगा आरक्षित वन है, यदि हम बात करें ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, किस राज्य में हमें देखने को मिलेंगे, किस यूटी में हमें देखने को मिलेंगे, तो आपको बता दें ये आपको देखने को मिलेंगे असम में। और असम राज्य सरकार ने ये आप कह सकते हो कि असम का ये 25वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असम का ये 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है गर्भभंगा आरक्षित वन, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर पड़ता है यदि हम बात करें तो आप कह सकते हो गुवाहाटी में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको देखने को मिलता है। तो गर्भभंगा आरक्षित वन ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ असम की जब बात हो रही है तो आपको बता दें गोल्डन लंगूर आप अक्सर सुनते होंगे। ठीक है, IUCN की लिस्ट में भी आपने इसको देखा होगा। गोल्डन लंगूर के आवास स्थल के रूप में जहां पर सबसे पहले गोल्डन लंगूर को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा था, वो जो स्थान है वो पड़ता है असम में और उसका नाम है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी पड़ता है असम में, और ये पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां पर गोल्डन लंगूर को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरा जो इन दिनों चर्चा में आया है इसका नाम है काको जियानी। नाम अभी हिंदी में भी लिख दूंगा तो आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। काको जियानी बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काको जियानी इस तरह से आप लिखते हो, काको जियानी बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना है गोल्डन लंगूर असम में आपको देखने को मिलते हैं और इनको संरक्षित करने के लिए 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। पहला है चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है काको जियानी बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपको असम में देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें असम में एक एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं लीलावती एयरपोर्ट। और जो लीलावती एयरपोर्ट है ये क्यों चर्चा में है आपको बता दें। सबसे पहली बात ये पड़ता है लखीमपुर में। ठीक है, लखीमपुर में पड़ता है और ये असम में ही आता है लखीमपुर। ठीक है,
और ये चर्चा में क्यों है, लीलावती एयरपोर्ट क्यों चर्चा में है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पूरे भारत का, पूरे नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो इसी एयरपोर्ट पर है। पूरे नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो आपको इसी एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जैसे यहाँ पे मैंने बताया लखीमपुर, तो लखीमपुर के बारे में आपको बता दें, एक लखीमपुर और है और ये ज़िला है लखीमपुर खीरी, ठीक है। और लखीमपुर खीरी ये जो ज़िला है ये पड़ता है यूपी में। और आपको बता दें इसी लखीमपुर खीरी ज़िले में एक उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, जो कि आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व भी है जिसको बोलते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको होती है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हाल ही में संपन्न हुई सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? आप जानते हो मोटरसाइकिल की एक रेस होती है, बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। पूरे वर्ष भर में 23 प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। इन 23 प्रतियोगिताओं में सबसे ज़्यादा बार जो जीतता है उसको उस वर्ष का वर्ल्ड चैम्पियन माना जाता है। और अभी तक इस वर्ष यदि हम बात करें तो 3 हो चुकी हैं। पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, ठीक है। दूसरा सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, ठीक है। और जो तीसरा अभी हाल ही में संपन्न हुआ है ये है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो याद रखना है 3 अभी तक हुए हैं और अभी 20 होने बाकी हैं। मतलब आप कह सकते हो प्रत्येक सप्ताह एक रेस होती है। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये 3 आपको याद रखने हैं अभी तक के लिए। और इनमें से जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है और जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है इसको एक ही व्यक्ति ने जीता है और ये युवा खिलाड़ी हैं। पहली बार आप कह सकते हो इस बार इनका नाम आ रहा है, इससे पहले भी इन्होंने किया है लेकिन टॉप 3 में बहुत कम ही रह पाते थे। इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्क। चार्ल्स लेक्लर्क इनका नाम है, इनका नाम आपको याद रखना है। चार्ल्स लेक्लर्क जो हैं ये फरारी वाहन चलाते हैं, फरारी की कार चलाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मोटरसाइकिल की रेस है, सॉरी ये 4 व्हीलर की रेस होती है, कारों की रेस होती है। तो ये फरारी की जो कार है उसको ड्राइव करते हैं, फरारी कंपनी की। और ये किस देश के हैं तो याद रखिएगा ये मोनाको के हैं और इन्होंने पहली दूसरी रेस जीत ली है, पहली और तीसरी। सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन, मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। और मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के ड्राइवर हैं तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के हैं तो याद रखना है नीदरलैंड के हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा किस देश के हैं, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता इस खेल में। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि किस कंपनी की कार चलाते हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन जिसकी बात इस प्रश्न में हो रही थी, रेड बुल कंपनी की कार चलाते हैं और मैक्स वर्स्टैपन बी विकल्प में दिया है, इन्होंने सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। चलिए इसको बताएं। इसको बताने से पहले आपको बता दें एक और खिलाड़ी का आपने नाम सुना होगा, लुइस हैमिल्टन। सबसे सफलतम फार्मूला 1 रेसर हैं लुइस हैमिल्टन। आपको बताना है लुइस हैमिल्टन किस कंपनी की गाड़ी ड्राइव करते हैं। लुइस हैमिल्टन किस कंपनी की गाड़ी ड्राइव करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हाल ही में DRDO ने पिनाका MK1 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया। तो पिनाका ये जो रॉकेट लॉन्चर है इसका परीक्षण कहाँ से किया गया। एक बार में इससे 12 रॉकेट छोड़े जा सकते हैं, तो कहाँ से इसका किया गया है परीक्षण ये आपको बताना है। पिनाका का परीक्षण कहाँ से किया गया। और आपको बता दें यहाँ पे बात हो रही है DRDO की,
ठीक है, DRDO, तो आप जानते हो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी इसके चेयरपर्सन हैं, और वलस्य मूलम विज्ञानम, कई बार मैंने बताया है, उम्मीद करता हूँ रट गया होगा। वलस्य मूलम विज्ञानम इनका आदर्श वाक्य है, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथ ही साथ याद रखना है इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को आपको, नई दिल्ली में देखने को आपको मिलता है। तो बोला जा रहा है कहाँ से इसका परीक्षण किया गया, तो इसका परीक्षण किया गया पोखरण से। कहाँ से किया गया? पोखरण से किया गया। पोखरण कहाँ पे पड़ता है? पोखरण पड़ता है जैसलमेर में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अब जैसलमेर कहाँ पे पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है, बताएं। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आप जानते हो जब बात आती है सूफी संतों की, तो 5 संत हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हिंदू धर्म में 5 संत सूफी संतों को महत्व दी गई है, जिनमें दादू, कबीर, हरिदास, रविदास और नामदेव आते हैं। नामदेव इनका जन्म सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। वैष्णव धर्म के उपासक थे, वैष्णव धर्म के, और 13वीं शताब्दी से संदर्भित ये थे। तो यहाँ पे बोला गया है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आपको बताना है संत नामदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताएं। संत नामदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फास्ट जवाब देखो, एक गवर्नर हैं, इनका नाम है सत्यपाल मलिक। ये सत्यपाल मलिक इनका नाम है। वर्तमान समय में मेघालय, याद रखना है, वर्तमान समय में यदि हम बात करें मेघालय के गवर्नर हैं। और मेघालय की जब बात करते हैं तो मेघालय अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, मेघालय की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी, और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को यह पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें नेशनल चैंपियनशिप जो होती है टेबल टेनिस की, वर्तमान समय में वो मेघालय में खेली जानी है इस वर्ष की, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेघालय की जब बात करते हैं तो आप जानते हो नोकरेक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, यह भी आपको याद रखना है। चले इसको बताएं। न्यू डेवलपमेंट बैंक से जुड़ने वाला 9वां सदस्य देश कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक से जुड़ने वाला 9वां सदस्य देश कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप जानते हो ब्रिक्स का नाम आपने सुना होगा। ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक का जो आपने नाम सुना है ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक पहले जो नाम हुआ करता था उसी को अब कर दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये किस संगठन का बैंक है? ये ब्रिक्स संगठन का बैंक है। और ब्रिक्स संगठन के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। न्यू डेवलपमेंट का बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये संघाई में आपको देखने को मिलता है। और 9वां सदस्य यदि हम बात करें तो इजिप्ट या मिस्र जो है ये इसका 9वां सदस्य बना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके प्रमुख यदि हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, मार्कोस पराडो ट्रोंजियो। मार्कस पराडो टोंजियो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि हमने ब्रिक्स की बात की, तो ब्रिक्स समिट जो 2022 में होगी ये चीन में होगी, तो याद रखिएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स से संबंधित रक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 में कहाँ होगी? चीन में। ब्रिक्स से संबंधित संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? चीन में। तो ब्रिक्स से संबंधित अब जितनी भी बैठकें होंगी, ठीक है, तो वो अब कहाँ पे होनी है? चीन में होनी है, ये आपको अंतर पता होना चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने माधवपुर मेले का शुभारंभ किया, यह किस राज्य से संबंधित है? माधवपुर जो मेला है ये किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है, बताएं। माधवपुर जो मेला है ये किस राज्य से संबंधित है? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा।
माधोपुर ये जो मेला है ये किस राज्य से संबंधित है? चलें फास्ट जवाब, माधोपुर मेला किस राज्य से संबंधित है? आप जानते हैं यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रपति की, तब तक आप बताएं। राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो आपको पता है आगामी राष्ट्रपति चुनाव भी होना है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति से इनका चुनाव होता है। और आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 54 है। आर्टिकल नंबर 54 यह बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं। और इसने बताया है, आर्टिकल 54 बताता है कि संसद के, विशेष रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग ले सकते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहली बात कि किसी भी व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है माधोपुर मेले की। माधोपुर मेले की बात करें तो ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के पोरबंदर से संबंधित है, जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो पोरबंदर से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहली बात, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएं, और किसकी जयंती पर मनाया जाता है, यह भी आपको बताना है। और अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस। एक और प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस की यदि हम बात करें तो आपने एक महिला का नाम सुना होगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये तिथि होता है 13 फरवरी का। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जब हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। और 11 अप्रैल जो है ये कस्तूरबा गांधी की बात होती है। कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम 11 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं, ठीक है। चले इस प्रश्न को देखें। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना को MH मल्टी रोल 60R हेलीकॉप्टर बेचे हैं? ये सौदा रक्षा समझौता या रक्षा सौदा भारत का किसके साथ हुआ है? ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए हम किससे खरीद रहे हैं, किस देश से खरीद रहे हैं, आपको बताना है। चलो बताएं, किस देश से हम ये खरीद रहे हैं हेलीकॉप्टर? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल। आपने सुना होगा चिनूक हो गया, अपाचे हो गया, चिनूक हो गया, सी हॉक रोमियो हो गया और कामो हो गया। ये हेलीकॉप्टर पहले भी चर्चा में रहे हैं, जिनमें से कामो की बात करें तो ये हमने रसिया से ख़रीदा था, बाकी अन्य की बात करें तो हमने इनको अमेरिका से लिया था, ठीक है। इसी प्रकार से इस हेलीकॉप्टर को भी हम अमेरिका से ख़रीद रहे हैं, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये हेलीकॉप्टर हैं, इनके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा राजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है? राजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। चलो बताएं, राजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है? इसको किंग चिली भी बोला जाता है, इसको कई सारे उपनाम हैं, जैसे भूत जोलोकिया इसका एक उपनाम है, भूत जोलोकिया, किंग चिली इसी का उपनाम है, ठीक है। और इसका एक और उपनाम आप याद रख सकते हो, घोस्ट पेपर, घोस्ट पेपर, ठीक है। ये 3 उपनाम हैं इस मिर्च के,
और ये मिर्च किस राज्य का है आपको बताना है। वर्ष 2008 में इसको जीआई टैग दिया गया और आज की तिथि में माना जाता है विश्व की सबसे तीखी मिर्च जो है वो यही मिर्च है। तो ये मिर्च कौन सी है, किस राज्य की है, तो आपको बता दें ये मिर्च है नागालैंड। नागालैंड वही राज्य है जिसकी राजधानी है कोहिमा और इसी की राजधानी में प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में हम हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, हॉर्नबिल त्यौहार यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मलेशिया द्वारा किस नाम से हेपेटाइटिस बी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी दवा पंजीकृत की गई है। मलेशिया देश द्वारा हेपेटाइटिस बी के लिए सबसे प्रभावी सबसे सस्ती दवा पंजीकृत की गई है, उसका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं इसका नाम क्या है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, इसका नाम क्या है। देखो यहाँ पे बात हो रही है दवा की। दवा किस चीज़ की है, हेपेटाइटिस बी, जो कि एक खतरनाक बीमारी आप कह सकते हो और इस दवा का नाम है रेमडेसिविर। क्या नाम है, रेमडेसिविर। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, रेमडेसिविर इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय नौसेना पोत कौन सा है। ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय नौसैनिक पोत कौन सा है। विशेष रूप से स्थानीय लोगों के बीच संवाद को और बेहतर करने के लिए, स्थानीय लोगों को समुद्री सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो आपको बताना है कि वो पहला नौसैनिक पोत कौन सा है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा, पहला नौसैनिक पोत कौन सा है। देखो वो पहला नौसैनिक पोत कौन सा है, तो आपको बता दें ये नौसैनिक पोत है INS खंजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, ई कार शुरू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। ई कार शुरू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। BO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह या BO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। इनमें से कौन सा है आपको बताना है जहां पर ई कार सेवा शुरू हुई है। बताएं वह बंदरगाह कौन सा है जहां पर ई कार सेवा शुरू हुई है। और आपको बता दें कि इसका उत्तर जो भी आप बता रहे हो, साथ ही साथ इन चारों बंदरगाहों के बारे में, जैसे पोर्ट ब्लेयर तो मान लीजिए कंफर्म है, लेकिन फिर भी ये चारों बंदरगाह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैं, उसके बारे में इस वीडियो के बाद में, ये वीडियो समाप्त होती है उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये चारों बंदरगाह किस राज्य में हैं। और इसका सही उत्तर है BO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, ए विकल्प। ठीक है, चलिए। हाल ही में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या रख दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसका नाम बदला है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है आप जानते हैं। 9 अगस्त 1925 की ये घटना है और इस घटना के बाद 4 लोगों को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी 4 प्रमुख लोग थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी इस केस में। जिनमें सबसे पहले फांसी जो दी गई थी वो राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को दी गई थी और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को जो फांसी दी गई थी ये 17 दिसंबर 1927
17 दिसंबर 1927 को दी गई थी। बाकी अन्य लोगों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ये चारों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इसका नाम बदल कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। तो याद रखना है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम अब रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ठीक है, चलिए इसको बताएं। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ प्राप्त हुआ है? दक्षिण अफ्रीका, कांगो रिपब्लिक, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ प्राप्त हुआ है? इन चारों में से कहाँ प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। नीलम एक बहुमूल्य धातु है, आप सबको पता है, और इसका जो क्लस्टर प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका आप जान रहे होंगे कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, सी विकल्प। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल क्या है आपको बताना है। एक संस्था है ग्रेने रोबोटिक्स, ग्रेने रोबोटिक्स ये संस्था है, हैदराबाद स्थित संस्था है। ठीक है, और ग्रेने रोबोटिक्स जो हैदराबाद स्थित संस्था है उसने इसका निर्माण किया है। तो यह है क्या? इंद्रजाल क्या है ये आपको बताना है। चल फास्ट जवाब, इंद्रजाल क्या है जिसको ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद ने बनाया है? एक स्वदेशी ड्रोन, एक एंटी टैंक मिसाइल, एक एयर डिफेंस सिस्टम, एक नौसैनिक पनडुब्बी, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। चलें बताएं, ग्रेने रोबोटिक्स क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा। इंद्रजाल क्या है तो आपको बता दें, जैसे मैंने बोला कि ग्रेने रोबोटिक्स ने इसको तैयार किया है, इसका मतलब क्या है? यह एक ड्रोन है। ठीक है, यह एक ड्रोन है जिसको ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद ने तैयार किया है। तो ग्रेने रोबोटिक्स इस समय यदि हम देखें तो डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी मदद कर रहा है, डीआरडीओ के भी और भारत सरकार की भी। तो आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि ग्रेने रोबोटिक्स जो है ये कहाँ पर है, किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है हैदराबाद। तो आज के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो अब यहीं पर समाप्त होते हैं, और जो अन्य चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।